राधाकृष्णन ने बड़ी एक फेमस किताब लिखी है, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। रिलीजन में नियम होते हैं, निश्चित नियम होते हैं, जबकि हिंदुइज्म जिसको आप कहते हैं उसमें नियम तो हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे उन नियमों को फॉलो किया जा रहा है। इस्लाम में आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी पड़ेगी, नमाज अदा तो करनी पड़ेगी, जो नियम बनाए गए हैं उन नियम को फॉलो करना पड़ेगा, रूल्स रेगुलेशंस जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन, इस्लाम इज अ रिलीजन, लेकिन हिंदू धर्म के लिए कहा गया ये धर्म है, क्योंकि यहां बहुत तरह का बहुदेववाद आया। इस प्रकार से हमें इतने स्वरूप हमको ये दिखाई देते हैं, क्या समझने के, इतिहास को समझने के, और स्पेशली इस पूरी दुनिया के इतिहास को समझने के। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और देख लें। मानव का जो धर्म है, मानव की का जो जीवन है, उसको 4 भागों में बांटा गया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये 4 भाग कर दिए गए। नॉर्मली आपके और हमारे, जब हम सामान्य अपने जीवन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि ये बचपन का काल है, ये यंग एज है और ये ओल्ड एज है। नॉर्मली हमारा कहने का तरीका ये होता है, लेकिन जब ऐसे ही हम इतिहास को पढ़ने और समझने की बात करते हैं कि ये जो मानव है, इस मानव की दुनिया, इस मानव की लेंथ, ये कब से चला आ रहा है, कब से है और आज इसको कहां जाना है, तो ये करने के लिए हमको कोई क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्लासिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो पूरी दुनिया में, जैसे मैंने अभी 4 अप्रोचेज आपको बताई थी पूरी दुनिया की, इन चारों अप्रोचेज में कुछ तरीके भिन्न भिन्न किए गए, लेकिन यह जरूर था कि एक डिमार्केशन लाइन खींची जाएगी। अगर हमें नहीं पता है, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आज के दिन पे प्राचीन काल समाप्त हो गया और आज के दिन पे मध्यकाल प्रारंभ हुआ और आज के दिन पे आधुनिक काल प्रारंभ हुआ और आज के दिन के बाद ये समकालीन विश्व प्रारंभ हो गया, कंटेम्पररी वर्ल्ड। लेकिन मोटे तौर पर हमने इसको एक मोटी डिमार्केशन लाइन खींचने की कोशिश की है, दैट इज सबसे पहले एंशिएंट वर्ल्ड, प्राचीन दुनिया। दूसरे नंबर पर हमने लिया मिडिवल वर्ल्ड, मध्यकालीन दुनिया। तीसरे नंबर पर हमने लिया मॉडर्न वर्ल्ड, और दिस इज कंटेम्पररी, आज का काल, आज आप और हम जहां पर हैं, समकालीन दुनिया, यानी कि 1945 से लेकर के और आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आज जब हम भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, तब तक का इतिहास क्या है। लेकिन ऐसे कहा जाता है हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है? हिस्ट्री हमारे आज को शेप प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? शेप प्रदान करता है। आप और हम आज जिस सूरत में यहां पर हैं, क्या हमारी ज्योग्राफी है, क्या हमारे पॉलिटिकल लाइंस हैं, क्या हमारी इकोनॉमी है, क्या हमारा कल्चर है, ये सारा हमारा निर्धारित किया है किसने? हिस्टोरिकल फोर्सेस ने। ऐतिहासिक जो फोर्सेस थे, उन फोर्सेस ने हमें निर्धारित किया है। हमें हिंदू किसने बनाया? हमें मुसलमान किसने बनाया? हमें भारतीय किसने बनाया? इसके पीछे कोई फोर्स काम कर रहे थे। उन फोर्सेस का अध्ययन भी हम हिस्ट्री में करते हैं। ये जब एंशिएंट वर्ल्ड की बात करते हैं, मैं कुछ बातों को यहां पे लिख रहा हूं। एंशिएंट वर्ल्ड, ये जब एंशिएंट वर्ल्ड की बात आती है तो इसमें आप लोगों ने सबने सुना होगा कि जब मानव का उद्भव विकास हुआ, साइंस के लोगों की जब हम बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है, वो जीव की उत्पत्ति एक कोशिकीय प्राणी से हुई है। आप और हम सब इस बात को समझते हैं। एक कोशिकीय प्राणी से बहुकोशिकीय प्राणी की ओर जीव का विकास हुआ है, और उसके बाद में मैमल्स का विकास हुआ, और लास्ट में हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन, इवोल्यूशन ऑफ मैन। यहां से हम इतिहास को देखना शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री पार्ट ऑफ ह्यूमन। सबसे पहले कैसे रूप था हमारा? ये वो काल है जब हमारे पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, भटकते थे जंगल में, कंदमूल फल खाते थे, कपड़े नहीं थे, शेल्टर नहीं था, रहेंगे कहां? लाखों साल तक आदमी ऐसा रहा।
आप लोगों ने सुना होगा कि मानव की माँ, आजकल तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूएस ने भी इसको कंफर्म किया है कि जो मानव की मूल माँ है, मानव की जो मूल माँ है, वो मूल माँ अफ्रीका से आई। अभी मैंने आपको अफ्रीका का मैप दिखाया था, अफ्रीका से इसका प्रवाह हुआ। आप देखेंगे जब हम फिजियोलॉजिकली देखते हैं, जब हम शारीरिक बनावट देखते हैं, तो शारीरिक बनावट में आप देखेंगे कि इंडियंस का कलर कुछ और है, उनके फिजिकल फीचर्स कुछ और है, यूरोपियंस के फिजिकल फीचर्स कुछ और है, और अफ्रीकन के फिजिकल फीचर्स कुछ और है। ये जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, ये परिवर्तन हमें ह्यूमन के इवोल्यूशन को इंगित करता है। इसलिए सबसे पहले जो शब्द आता है, उस व्यक्ति को हमने नाम दिया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। क्या नाम दिया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस। यहां से नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। अक्सर हम सुनने में देखते हैं कि बोला जाता है कि मानव, आप और हम बंदर की संतान हैं, लेकिन हम बंदर की संतान बिल्कुल नहीं है, हम कपी की संतान हैं। हमारे पूर्वज कपी हुआ करते थे, बंदर नहीं। बंदर हमारे पूर्वज नहीं रहे। प्राइमेट्स बोलिए उसको, या उसको एप्स बोलिए, उनकी संतानें हैं। वहां से हमारा विकास हुआ है। वहां से हम फोरपीडल से, चतुष्पदीय प्राणी से, दो पैरों पर खड़े होना हमने सीखा। जब आदमी ने दो पैरों पर खड़ा होना सीख लिया तो उसको इरेक्टस कहा गया, सीधे खड़े होने वाला। इरेक्टस का मीनिंग होता है सीधे खड़े होने वाला मानव। और धीरे धीरे आज के मानव को हम कह रहे हैं दैट इज कॉल्ड होमो सैपियंस सैपियंस। होमो सैपियंस सैपियंस। इसका आधार यह है कि हमारे पास एक कैपेसिटी होती है, ब्रेन की कैपेसिटी। इस ब्रेन की कैपेसिटी में एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं हम क्रेनियल कैपेसिटी। क्रेनियल कैपेसिटी, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रेनियल कैपेसिटी का। मानव जैसे जैसे प्रगति करता चला गया, उसकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती चली गई। आप और हम सब इस बात को अक्सर देखते हैं कि हर जनरेशन अगली जनरेशन के लिए कहती है कि आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ये सच में भी है या ऐसे ही कह रहे हैं? ये सच में है। इसका कारण ये है, आप लोगों ने टेक्निकली भी देखा होगा कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे, जिसमें आप लोग हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों की तुलना में जो 14-15 साल का लड़का लड़की है, वो मोबाइल और कंप्यूटर पे ज्यादा फास्ट काम करेगा, उसका दिमाग ज्यादा तेज चलेगा। ये टेक्निकली ऐसा होता आया है, पीछे से ऐसा हो रहा है। उसके कारण सोशियोलॉजी का कारण है, उसके कारण लाइफ साइंस के कारण है। उन कारणों के पीछे न जाकर के मैं कुछ और बात लूं। उसके बाद आई नदियां। मानव ने धीरे धीरे नदियों के आसपास में बसना शुरू किया, इसलिए इन सारी सभ्यताओं को हमने नाम दे दिया रिवर वैली सिविलाइजेशंस। जैसे नदी घाटी की सभ्यता की जब बात करते हैं, नील नदी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता। चीन में यांगटे से यांग नदी थी, वांगुन नदी थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, दसला फरात की नदी। ये जितनी नदियां थी, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि हमारी जो पहली नीड है, प्राइमरी नीड, खाने से भी पहले, वो है पानी। क्योंकि हमारी बॉडी का मैक्सिमम परसेंटेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ये बड़ी अजीब सा साम्यता है कि जैसे इस धरती में 71% पानी है, वैसे हमारे शरीर का भी अधिकांश भाग पानी है। अगर हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो एक स्थिति यह आएगी कि हमारी मृत्यु हो सकती है। तो रिवर वैली सिविलाइजेशन में ऐसी जगहों पर सभ्यताओं का विकास हुआ जहां नदी थी, जहां पानी था। इसके उपरांत सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस सामने आई, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं, एक का नाम हम देंगे, दैट इज ग्रीक सिविलाइजेशन, और दैट इज नेक्स्ट है रोमन सिविलाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राचीन विश्व के। आजकल अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखें तो वहां पर हमारे आईआईटीज भी आजकल ऐसे काम कर रहे हैं, कैसे दिखाया जाए कि आज से 2000 साल पहले वहां की दुनिया कैसे थी, वहां के स्ट्रक्चर कैसे थे, वहां के मकान कैसे थे, वहां की बिल्डिंग्स कैसे थी, वहां का वॉरफेयर कैसा था। तो डिफरेंट तरह से टेक्निकली इसको डेवलप किया जाता है। और हमने ग्रीक सिविलाइजेशन और रोमन सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन की बात की, और ये सिविलाइजेशन हमारे पूरे यूरोपियन कल्चर का आधार बनती है। आज आप और हम जो यहां तक कि बीएससी एमएससी में भी जो पढ़ते हैं, उसके जो टर्म्स हैं,
आप अक्सर देखेंगे जंतु विज्ञान का पिता कौन, वनस्पति विज्ञान का पिता कौन, चिकित्सा विज्ञान का पिता कौन, सारे नाम आप ग्रीक और रोमन देखेंगे। क्या भारत में कोई नहीं था? क्या चीन में कोई नहीं था? लेकिन याद कीजिए, मैंने पीछे आपको बताया था, क्योंकि लिखने वाले लोग यूरोप के थे, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को रखा। क्या वहां अगर अरस्तु था तो भारत में चाणक्य नहीं था? क्या उनके यहां अगर सुकरात है तो भारत में बुद्ध नहीं है? भारत में महावीर स्वामी नहीं है? लेकिन उनका फोकस उन पर नहीं रहा, और अगर उन्होंने फोकस किया भी तो बहुत लेटर फेज में आकर किया, बाद के काल में किया। तो यहां पर ये एंशिएंट वर्ल्ड में ये 3-4 बातें हम लेते हैं, जिसमें हम पूरी दुनिया इसमें लेंगे, हम इसमें चाइना भी लेंगे, इसमें अफ्रीका भी लेंगे, इसमें ये ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन भी लेंगे। ये सारे पार्ट हमारे क्या आते हैं? पूरे के पूरे एंशिएंट वर्ल्ड में आता है, सारा का सारा। इसके बाद ये लगभग टाइम हमारा 5th AD तक है, 5वीं शताब्दी ईस्वी तक। और इस समय तक दो बातें, एक बात और वेरी इंपॉर्टेंट डेवलप हुई, वो है रिलीजन के मामले में। रिलीजन, दो रिलीजन बड़े इंपॉर्टेंट यहां पर डेवलप हुए हैं। एक को हम ज्यूज बोलते हैं, यहूदी धर्म, और एक को हम क्रिश्चियनिटी बोलते हैं, यानी ईसाई धर्म। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जिसको हम यरूशलेम बोलते हैं, फिलिस्तीन के एरिया में जो था, वहां से दुनिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण धर्मों का उदय हुआ। नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाईयत, और नंबर 3 इस्लाम। यही कारण था कि इसके लिए तब से लेकर आज तक संघर्ष ही संघर्ष है। कहते हैं कि धर्म तो सहिष्णुता सिखाता है, कहते हैं धर्म तो कल्याण सिखाता है, लेकिन 250 साल तक ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में क्रूसेड चलता रहा, धर्म युद्ध, कोई नहीं जीता। पिछले 80-90 साल से इजराइल और आसपास के मुस्लिम देशों के बीच में संघर्ष है, टेररिज्म है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो धर्म का इतिहास, ईसाई धर्म का इतिहास, यहूदियों का इतिहास, ये सारा हम इसमें भाग में करेंगे। कल्चरल पर्सपेक्टिव, इसमें आर्किटेक्चर भी आएगा, इसमें आर्ट भी आएगा, इसमें लिटरेचर भी आएगा, आदि आदि चीजें। उसके बाद जब हम मिडिवल वर्ल्ड की बात करते हैं, मध्यकालीन दुनिया, तो इस मध्यकालीन दुनिया को भी थोड़ा सा समझ लें। यहां पर एक शब्द आता है फ्यूडलिज्म, फ्यूडल अप्रोच। यहां पर आप लोगों ने सुना होगा, हम एक चीज की बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट धर्म आया जिसको हम कहते हैं इस्लाम। ये इस्लाम एक नए तरह का धर्म उभर कर सामने आया, जो कि 7वीं शताब्दी में आया। और इस धर्म की एक खास बात यह रही, सिद्धांत तो इसके बहुत प्रासंगिक थे, लेकिन इसके साथ एक मिशनरी अप्रोच और जुड़ी भी रही। अगले 200 साल में ये दुनिया के बहुत भागों में छा गया। अगर हम बात करें इस्लामिक दुनिया की, तो आप देखेंगे कि ये इस्लामिक दुनिया शुरू तो यहां से हुई थी, अरब प्रायद्वीप से, लेकिन अगले 200 सालों में लगभग 711-12 तक ये इस्लाम, ये स्पेन वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए कहां से कहां पहुंच गए हैं। यहां से लेके पूरा यहां तक, यूरोप तक, एशिया माइनर यानी टर्की तक, पूरा अरब, अफगानिस्तान, भारत, ये जितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सब जगह तक धीरे 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 ये फैलता चला गया। इसको कहते हैं मिशनरी अप्रोच ऑफ रिलीजन। इस मिशनरी अप्रोच में हम बात करते हैं कि ईसाईयत की और इस्लाम की, इन दोनों के बीच में लड़ाई होना फिर स्वाभाविक था। मोटे तौर पर यह बोला जाता है कि धर्म हमें नैतिकता सिखाता है, धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है, लेकिन इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसको मैंने क्रूसेड्स के रूप में कहा। और पूरे यूरोप से लेकर के इस पार्ट में योद्धा लड़ने आते थे। पूरे लगभग 250 साल तक ऐसा चलता रहा। आप सोचिए, मानव की एज कितनी होती है? 80 साल, 60 साल, 100 साल। हमारी उम्र से बहुत ज्यादा, एक नहीं 4-4 पीढ़ियां युद्ध में निकल गई, 6-6 पीढ़ियां युद्ध में निकल गई, और युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं रहा।
इस प्रकार से जब हम मिडिवल वर्ल्ड की बात करते हैं तो एक बात और आई मध्यकाल में, इसको, हाँ, ये बात यहां पर अच्छी तरह समझ लें, ये जो मध्यकालीन दुनिया है इसके लिए स्वयं इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज डार्क एज ऑफ हिस्ट्री। ये खुद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये अंधकार का युग है, इनका खुद का, हमारा नहीं है, इनका ही खुद का डार्क एज है। और हमारे यहां पर जब हम डार्क एज की बात करते हैं तो भारत में डार्क एज नहीं रहा, उनके यहां डार्क एज रहा। और यहां पर जो व्यापार वाणिज्य था उसमें भी गिरावट आती है, इनके यहां फ्यूडलिज्म आता है, और ऐसी चीजें थी जो कि जिनको समृद्धि हम नहीं कह सकते, जिनको क्वालिटेटिव लाइफ हम नहीं कह सकते। इसलिए लगभग इसका टाइम हम लेंगे 5th AD से लेकर के लगभग 15th 16th AD तक, ये मध्यकाल है। 16th AD से लेकर के और लगभग 1947 तक मॉडर्न एरा है, और 1947 के बाद से लेकर के आज तक का इतिहास हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। इसको एक एक करके देखते जाइए। मॉडर्न वर्ल्ड की शुरुआत होती है कहां से? जहां से हम साइंस को जानते हैं, पुनर्जागरण, धर्म सुधार, ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, ग्रोथ ऑफ साइंटिफिक आइडिया जिसको इनलाइटनमेंट बोला गया। ये सारी चीजें जहां से शुरू हुई वहां से कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न मैन। ये मॉडर्न मैन कौन है? इस मॉडर्न मैन की शुरुआत 15वीं-16वीं शताब्दी में हो रही है, और जितने तरह के परिवर्तन, क्वालिटेटिव परिवर्तन हो सकते हैं, आप देखेंगे कि इससे पहले यूरोप बिल्कुल हावी नहीं था दुनिया में। खास करके यूरोप के वो भाग, फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, ये दुनिया में हावी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये सारे हावी होते चले गए। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस ने उस जमाने में कहा था, साइंटिस्ट ने कहा था कि आने वाले समय में जो देश समुद्र पर राज करना सीख जाएगा वो इस पूरी दुनिया को जीत लेगा। उस साइंटिस्ट की भविष्यवाणी सत्य हुई, और जिसने इंग्लैंड ने मैरीटाइम एक्टिविटीज में एक्सपर्टीज कर ली, सामुद्रिक गतिविधियों में उसने पारंगतता प्राप्त कर ली। इसलिए क्या हो गया? इसलिए वो देश कहां पहुंच गया? ऐसा कहा गया कि उस देश महारानी के राज्य में सूर्य का अस्त कभी नहीं होता है। इतना बड़ा साम्राज्य हो गया, जहां आप देखेंगे वहां साम्राज्य है उनका, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, दक्षिण अमेरिका तक, कनाडा, USA, हिंदुस्तान, सिंगापुर, सब जगह तक उनका राज्य स्थापित हो गया। इंग्लैंड तो था ही था। इस तरह से मॉडर्न एज की बात करते हैं। और इसी प्रकार से जब वर्ल्ड वॉर आया तो वर्ल्ड वॉर, जो युद्ध है, युद्ध कभी भी अच्छे के लिए नहीं होता है। युद्ध हमेशा संहार पैदा करता है। लेकिन यह प्रकृति का नियम है, यह बात कुरान में भी आती है, यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भी आती है कि अगर विध्वंस होगा तो निर्माण के नए रास्ते खुलेंगे। इन 2 विश्व युद्धों में दुनिया बर्बाद हुई, लेकिन जितने सिद्धांत चले आ रहे थे, जितनी सोच चली आ रही थी, उन सारी सोच में परिवर्तन हो गया। आपको सुनकर के अजीब लगेगा, केवल एक हिटलर जैसे व्यक्ति ने 59 लाख यहूदियों को मार दिया, जिसको कहा जाता है होलोकॉस्ट, गैस चैंबर में डाल दिया। इसलिए यहां पर यह बात आती है कि इतने विध्वंस के बाद एक नई चीज डेवलप होगी। वही एक यहूदी है जिसका आप सब लोग नाम जानते हैं, आइंस्टाइन, जिसने एक तरफ दुनिया को बर्बाद कर दिया, दूसरी तरफ दुनिया को आबाद कर दिया, एटॉमिक एनर्जी। तो इस विध्वंस में रचना भी है और विध्वंस भी है। आज हमारे आज लगभग सभी लोगों, अधिकांश लोगों के पास मोबाइल फोन रहता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन का असर है। इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में रोनाल्ड रीगन ने एक कंसेप्ट दिया था, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, स्टार वॉर्स। दुनिया, इस पृथ्वी से बाहर जाकर हम अंतरिक्ष में युद्ध लड़ेंगे, लेकिन सब बर्बाद हो जाएंगे। जब बर्बाद हो जाएंगे तो फिर हमारा आपका प्रश्न ही क्या है? इस पूरे काल में
आज दुनिया के पास लगभग 60,000 एटम बम्स हैं। 60,000 एटम बम्स हैं जो इस पूरी दुनिया को 9 बार बर्बाद कर सकते हैं। हमारा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए एटम बम एक बार यूज कर लिया, अब कोई यूज नहीं करेगा। पाकिस्तान ने अभी हाल में धमकी दी, इमरान खान ने, यूज करेगा नहीं, क्योंकि आप एक करेंगे तो दूसरा 2 करेगा। एक अभी कुछ सालों पहले एक तस्वीर आई, तस्वीर थी कि जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा, एक पिक्चर थी, छोटी सी पिक्चर थी। पिक्चर में एक छोटी सी बच्ची है 7-8 साल की, उस बच्ची का पिक्चर है। बच्ची अपने घर में भीतर की सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रही है। जब परमाणु बम गिरता है तो एक्सप्लोजन होता है, तो वो टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ भी हो सकता है। आप कल्पना कीजिए, एक इंसान 100 डिग्री टेम्परेचर सहन नहीं कर सकता, तो अगर माना 5000 डिग्री भी हो जाए तो पिक्चर कैसे बनी आपको, मैं जरा आपको ये बताता हूं उस बच्ची की। जैसे ही परमाणु बम गिरा, उसको न्यूक्लियर फॉल आउट भी बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, तो जैसे फॉल आउट हुआ, लोग मेल्ट हो गए। वो बच्ची उस समय ऊपर जा रही थी, उसका स्कूल बैग से पता लगा, उसके स्ट्रक्चर से पता लगा कि स्कूल की बच्ची होगी, 7-8 साल की बच्ची। उसकी बॉडी पूरी मेल्ट होकर के दीवार से चिपक गई। कई टाइम तक तो पत्रकार वहां जा ही नहीं पाए उस इलाके में, क्योंकि अलाउड नहीं था। न्यूक्लियर फॉल आउट तब भी मौजूद था। सब लोगों ने जब देखा कि जापान की क्या स्थिति हो गई है, इसलिए सबने डराने के लिए परमाणु बम बना दिए, यूज करने के लिए नहीं। तब से लेकर आज तक ये पूरी यहां की राजनीति, इस समकालीन विश्व की राजनीति को हम एटम बम की राजनीति या एटॉमिक डिप्लोमेसी या एटॉमिक पॉलिटिक्स कहते हैं। यूज कभी नहीं हुआ। 5-7 देश जिनके पास एटॉमिक पावर्स हैं, वो सब दिखाने के लिए है। इस पीरियड में एक और बात खास आती है जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, शीत युद्ध। दुनिया 2 ध्रुवों में पट गई, एक में अमेरिका, दूसरे में यूएसएसआर और रशिया। ये 2 देशों की 2 पार्ट से बीच में पूरी दुनिया बट गई। पहला वर्ल्ड, दूसरा वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड के रूप में कौन आ गया? गुटनिरपेक्ष देश आ गए। 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूनिपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट आया। अब सारी दुनिया में अमेरिका की चौधराहट रही। एक शब्द, अब इस शब्द को पकड़िएगा, जब प्राचीन दुनिया थी तो एक शब्द आया, पैक्स रोमैनिका। रोमन लोग अपने को बहुत पावरफुल माना करते थे। दुनिया में अगर कहीं भी कुछ कर सकते हैं तो केवल हम कर सकते हैं, रोमन्स, वी आर रोमन्स। जब हम यहां पर बात करते हैं तो इस वाली दुनिया में इंग्लैंड टॉप पर रहा, इसलिए इसका नाम दे दिया पैक्स ब्रिटानिका। अगर दुनिया में कहीं शांति है तो केवल और केवल हम स्थापित कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं। अब जब आज की दुनिया आई तो अमेरिका पावरफुल हो गया, इसलिए नाम पड़ गया पैक्स अमेरिका या अमेरिकाना। इस तरह से हम पूरी दुनिया के इतिहास को पढ़ते हैं। अब बात आती है कि इसके लिए हम पढ़ते क्या क्या हैं, क्या क्या हम पढ़ लिख सकते हैं। लास्ट इसके पार्ट में हम लोग आ रहे हैं। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए हमारे पास वो चीज़ें पढ़नी जरूरी है जो ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक में ये बात आती है कि सबसे पहले जो भारत सरकार और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हिस्ट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आजकल तो इंटरडिसिप्लिनरी हो गए हैं, उनके वेबसाइट से आप देख सकते हैं। जैसे लंदन में इंडिया हाउस की लाइब्रेरी है, उनकी वेबसाइट मौजूद है। जैसे भारत में ASI है। आजकल हमारे पास MHRD, आप लोगों ने सबने नाम सुना है। MHRD की वेबसाइट में इस तरह के लेक्चर्स भी आप लोग देख सकते हैं। न जाने कितना अवेलेबल है, आपको हजारों किताबें मिलेंगी, लेकिन हां, हमको उस तरफ बढ़ना है जहां पर ऑथेंटिसिटी हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। ऐसा कहते हैं
हमारे देश में बोला गया है कि सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, और उसके साथ कंसेप्ट भी जोड़ा गया सत्यम शिवम सुंदरम। तो सत्य ही ईश्वर है और इतिहास सत्य की जांच करता है। तो सत्य का रिकॉर्ड इतिहास में लिखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें पक्षपात ना हो। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री, इस दुनिया को समझने के लिए आज जब हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप केवल हम स्वयं को ना देखें, पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करें, पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करें। और इसको समझने के लिए हमने जो पैटर्न आप डेवलप करके यहाँ पे दिखाया, इसके अंतर्गत हम पूरी इस दुनिया को समझ पाएंगे। थैंक यू।